नमस्कार। विज्ञान भारती के आज के इस अंक में मैं कमल किशोर बड़ाइक और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के आज के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय बायो E3 नीति के 1 वर्ष, कृषि खाद्य और जैव विनिर्माण में उपलब्धियां विषय पर बातचीत, हिमालयी वनस्पतियों पर ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के कार्य और उपलब्धियों पर एक भेंटवार्ता, गहरे महासागर मिशन और भारतीय जलयात्रियों द्वारा अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सफलता पर एक बातचीत, बायोमास विघटन के लिए कवकीय पृथकों की पहचान और महत्व पर एक बातचीत, जानकारी रहेगी आयुर्वेद दिवस उद्देश्य, महत्व और आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति पर, सितंबर माह में जन्मे और दिवंगत हुए कुछ वैज्ञानिकों के कार्य, सितंबर माह के खास दिवस और विज्ञान जगत की कुछ बातें। सितंबर में बायो E3 नीति की पहली वर्षगांठ मनाई गई। बायो E3 नीति जैव प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के साथ एकीकृत करती है। इसका उद्देश्य भारत की जैव अर्थव्यवस्था को अगले स्तर तक ले जाना है, जो नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की देश की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये नीति पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में जैव प्रौद्योगिकी को शामिल करके राष्ट्रीय विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 2024 में 165 अरब 7 करोड़ डॉलर हो गई है और 2030 तक इसे 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पौधों को आनुवांशिक रूप से बेहतर बनाया जाता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सूखा और कीटों से लड़ने की क्षमता में सुधार होता है और उपज व पोषण मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में मदद मिलती है। आज हम आपको एक ऐसे संस्थान के कार्यों की जानकारी देने जा रहे हैं जो बायो E3 नीति की दिशा में कार्य करते हुए देश का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान है। ये संस्थान कृषि, खाद्य, जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत है। कृषि, खाद्य और जैव विनिर्माण में उपलब्धियां सुनते हैं ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव निर्माण संस्थान NIAB मोहाली जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के निदेशक प्रोफेसर अश्वनी पारीक और दिलीप झा की ये बातचीत। इस संस्थान की विशेषता क्या है, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, कृषि, इन सब को लेके आगे अपना अनुसंधान कार्य कर रहा है और अब तक की उसकी उपलब्धियां क्या है। कृषि में अगर आप देखें तो अगर आप 50 साल पहले जाएं, जब हम आजाद हुए थे, तब हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं था, अन्न नहीं था, भोजन नहीं था, तो हम बाकी देशों से भोजन आयात किया करते थे। आपने PL 480 की बात सुनी है, लाइन में लग के हम लोग राशन लेते थे। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम इस स्थिति पे हैं कि आज हमारे पास ना केवल पर्याप्त भोजन है अपने लिए, बल्कि हमारे यहाँ से बाकी देशों को भी अन्न निर्यात किया जाता है। बहुत बड़ी क्रांति जो आई थी, जिसको आप हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, वो इसके लिए जिम्मेवार है। और इसके जो जनक थे वो थे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन थे, वो बात करते थे ना केवल खाद्यान्न सुरक्षा की, वो आहार सुरक्षा की बात भी करते थे, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात भी करते थे। आज हमारे यहाँ जो ट्रबल है वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की है, फूड सिक्योरिटी की नहीं है कि सबके पास पर्याप्त भोजन हो, सबके पास प्रोटीन हो, सबके पास विटामिन्स हो। तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि पंजाब में है, जहाँ हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसने बहुत अच्छा काम किया। बायो E3 पॉलिसी के बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और उस प्रोग्राम के अंतर्गत एक ये भी है कि हम बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट को स्थापित करें। तो मैं बहुत गर्व से ये कहना चाहूंगा कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि DBT का इंस्टीट्यूशन है, और सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, दोनों को मिला करके स्ट्रैटेजिक मर्जर्स एक नए इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। ये देश का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है जो सरकार ने एस्टेब्लिश किया है। बायो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, जिसमें हम ये
ये कोशिश करते हैं कि जो चीजें हम केमिस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज हम केमिकल से प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको हम बायोलॉजी से प्रोड्यूस करें ताकि वो सस्टेनेबल हो और उसके साइड इफेक्ट कम हो, पॉल्यूशन कम रहे। ये एक पर्याप्त हमारे पास रीजन है इसको करने का। ये जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन, ना हम स्टूडेंट्स को केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं नई टेक्नोलॉजी में कि वो कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप खोलें, नई इंडस्ट्रीज खोलें, लेकिन हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट मशीनें इस वक्त हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। लास्ट एक साल में हमने 13 टेक्नोलॉजीज लाइसेंस की हैं कंपनी को, और ये टेक्नोलॉजीज बहुत ही मूलभूत टेक्नोलॉजीज हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हिंदुस्तान में फूड पॉइजनिंग बड़ी कॉमन चीज है। आप कहीं बाहर खा लीजिए, पेट खराब हो गया, वॉमिट हो गया, दस्त हो गया, पीपल सफर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिजीज वेरी ऑफन। अब आपके सामने मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल को यूज करके आप कह सकते हैं खाना खाने लायक है कि नहीं है। आप सोच के देखिए कितना रेवोल्यूशन आ सकता है कि आप भोजन का एक जूस का टुकड़ा लेके, एक बूंद लेके उस मशीन पे डालिए, छोटी सी मशीन है, उसमें अगर रंग आ जाता है येलो कलर का, इसका मतलब खाना खाने लायक नहीं है। और उसमें 3 जगह रंग आता है, 1, 2, 3, और 3 जो रंग है वो डिफरेंट बैक्टीरिया को डिनोट करते हैं। तो ना केवल आप ये जान सकते हैं कि मेरे फूड में बैक्टीरिया है या नहीं है, बट उन तीनों में से कौन सा बैक्टीरिया है, बाई चांस अगर किसी ने खा भी लिया है तो क्या दवाई दी जाए उसको, और ये सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है। अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो 2 दिन का समय लेती है, और ये मोबाइल बेस्ड डिवाइस है। हमारे पास CSIO CSIR का इंस्टीट्यूशन है, उनसे कोलैबोरेट करके हमने छोटा सा एक मास्टरपीस बनाया, इसको पेटेंट करवा लिया है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं इसको और आगे लेकर जाएं, और सेंसिटिव बनाएं कि और जल्दी ये बैक्टीरिया को पकड़ सके और कम से कम बैक्टीरिया को पकड़ सके, बट ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। दूसरा टेक्नोलॉजी आप देखिए, हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप देखें, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोड्यूस कहीं होते हैं, खाए कहीं और जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एप्पल का लीजिए, टोमेटोज का लीजिए, या तो हम उनको बड़े बड़े ट्रक में लेकर आए जिनका तापमान कम हो, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात होती है, या दूसरा ये कि कुछ हम ऐसी टेक्नोलॉजी करें कि बिना रेफ्रिजरेशन के भी वो आए तो खराब ना हो। 40% टमाटर आपका आते आते खराब हो जाता है, 30% एप्पल आते आते खराब हो जाता है, ओवर राइपनिंग हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी बढ़े, उनको ये नहीं कि आज ही सारा कुछ बेचना है, स्टोर करके भी बेच सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो वो कम से कम गले, टमाटर, अमरूद, जो भी फल फ्रूट की बात। अब एक हमने एक शैशे डेवलप किया जिसकी कॉस्ट सिर्फ 15 पैसे आती है। जैसे इनो का पैकेट होता है वैसे आप पैकेट लीजिए, पानी की बकेट में भरिए एक बाल्टी में, उसमें पानी डालिए, उसमें शैशे डाल के घोल दीजिए, हाथ से घोल दीजिए। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। आपके एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, पोमेग्रेनेट, उनको डिप कीजिए, सिर्फ 2 सेकंड डिप करिए, उठा के शेल्फ पे रख दीजिए, 1 महीने तक खराब नहीं होगा वो। आप सोचिए क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है, और कॉस्ट सिर्फ इसकी है 15 पैसे पर शैशे। और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस किसी एनिमल फूड से नहीं हो रहा है। जैसे अब तक जो मार्केट में प्रोडक्ट है वैक्स कोटिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि वैक्स एप्पल से हटाए जाते हैं, ये शेलक नहीं है। तो वेजिटेरियन को खाने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो सामान हमने निकाला है ये हमने खेत की खरपतवार से निकाला है, जो वीट का स्ट्रॉ होता है। कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई हजारडस बड़े केमिकल नहीं है। जो किसान उसको धान काटने के बाद, गेहूं काटने के बाद फेंक देता है, उससे निकाला है हमने इसको। लगभग 54 पेटेंट हमने करा लिए हैं टेक्नोलॉजी के, उसमें से 13 टेक्नोलॉजी हम लाइसेंस कर चुके हैं पिछले साल, और कुछ टेक्नोलॉजी मार्केट में भी आ गई। पलाश फूल होता है जो आप जाए झारखंड में बहुतायत में होता है, और जब आता है तो इतना आता है कि वो यूज करना मुश्किल बन जाता है। तो हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की कि क्यों ना उस पलाश फूल से हम वो कलर निकाल लें, और कलर निकालने का तरीका इतना आसान हो कि कोई भी आदमी निकाल सके। तुम्हारे वैज्ञानिकों ने, जो केमिस्ट है, उन्होंने काम किया, टेक्नोलॉजी निकाली। आज वो पलाश का जो कलर है वो नेचुरल कलर है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई कैंसरस एलिमेंट नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल है श्रूट के नाम से। दूसरी टेक्नोलॉजी की आप बात देखिए, कोविड ने हमें सिखाया कि हमारे लिए जिंक इंपॉर्टेंट, जिंकोविट टेबलेट सबने ली है। कोविड में बताया कि डॉक्टर ने कि आप 2-3 कलर के फ्रूट खाइए। जो कलर्स हैं ये बड़े मैजिकल कलर्स हैं, हर कलर में एक नया गुण है। अगर आप पीला कुछ खा रहे हैं, लाल कुछ खा रहे हैं, ऑरेंज कुछ खा रहे हैं, तो हर एक में एक क्वालिटी है जो हमारी बॉडी को जरूरत है। एक तरह का पिगमेंट है जिसको एंथोसायनिन पिगमेंट कहा जाता है। तो उसी तरह से हमने क्या किया, आम आदमी के लिए गेहूं डेवलप किया जो ब्लू कलर का है, पर्पल कलर का है, ब्लैक कलर का है। ये जो कलर्ड व्हीट है ये अवेलेबल है ना केवल पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल। 18 कंपनीज को हमने दिया, इस सभी मार्केट में अवेलेबल है। हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, गोल्डन बनाना। जैसे आपने सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, हम कहने जा रहे हैं अब बनाना अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, क्योंकि उस बनाना में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाल दी है, उसका नाम है विटामिन ए। उस विटामिन ए की वजह से जब आप बनाना को काटेंगे तो सफेद की जगह पीला नजर आए, गोल्डन बनाना का नाम दिया है हमने। और प्रो विटामिन आप जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत आई डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वो बनाना में क्यों किया आप ही पूछे, बिकॉज बनाना को बच्चा भी खा सकता है 6 महीने का, लैक्टेटिंग मदर भी खा सकती है, जिनके दांत नहीं है बूढ़े वो भी खा सकते हैं। और हम एक विकसित भारत की कल्पना जो हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं।
मनुष्य के जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने में कई वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्यों द्वारा अनमोल योगदान दिया है। आइए सुनते हैं सितंबर महीने में जन्मे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और उनके कार्यों के बारे में। जर्मनी में जन्मे मैक्स डेलब्रुक को वायरस की प्रतिकृति क्रियाविधि और आनुवांशिक संरचना से संबंधित खोजों के लिए 1969 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डोनाल्ड अर्थर ग्लेसर एक वैज्ञानिक भौतिकी विज्ञानी और जीव विज्ञानी थे, जिन्हें बबल चैम्बर के आविष्कार के लिए 1960 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। बबल चैम्बर एक शोध उपकरण है जिसका उपयोग उच्च ऊर्जा भौतिकी प्रयोगशालाओं में उप परमाणु कणों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। असीमा चैटर्जी ने कार्बनिक रसायन विज्ञान में अभूतपूर्व शोध किया। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से DSc की डिग्री प्राप्त करने वाली वे पहली भारतीय महिला थीं। सतीश धवन भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक थे। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आनुवांशिकता में गुणसूत्र की भूमिका से संबंधित खोजों के लिए थॉमस हंट मॉर्गन को 1933 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थॉमस हंट मॉर्गन एक विकासवादी जीव विज्ञानी, आनुवांशिकीविद, भ्रूण विज्ञानी और विज्ञान लेखक थे। 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भौतिकविदों में से एक एनरिको फर्मी को 1938 में रेडियोधर्मी तत्वों के अस्तित्व के उनके प्रदर्शन और धीमे न्यूट्रॉन द्वारा उत्पन्न नाभिक के अभिक्रियाओं की उनकी बंधित खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा अहम शोध कर रहा है। ये संस्थान परंपरागत और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फसलों में सुधार कर पहाड़ी किसानों के जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में कार्यरत है। सुनते हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा के सौजन्य से प्राप्त ये भेंट वार्ता। हिमालयी वनस्पतियों पर ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के कार्य और उपलब्धियाँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड रत्न से सम्मानित इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत से भेंट कर रहे हैं रमेश चंद्रा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये एक शोध संस्थान है। इसमें किस तरह से शोध कार्य किया जाता है? संस्थान में 4 विभाग हैं, जिसमें फसल सुधार विभाग है, फसल उत्पादन विभाग है, फसल सुरक्षा विभाग है और सामाजिक विज्ञान विभाग है। तो इन 4 विभागों के तहत जो है शोध कार्य किया जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो फसलें हैं, लगभग 17 फसलों पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो काम है नई नई प्रजातियों का विकास करना। जैसे मक्का में जो देश का प्रथम संकर है VL मक्का 54, उसका विकास इसी संस्थान में किया गया था 1954 में। और वर्तमान में जो गुणवत्ता युक्त मक्का की हम बात करते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज की, उसका भी जो मॉलिक्यूलर मार्कर स्टेट सिलेक्शन की जो टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, उसका इस्तेमाल करके जो पहला उत्पाद पूरे देश के अंदर में बना, वो भी हमारे संस्थान के द्वारा ही बना, जिसका नाम है विवेक QPM 9। तो जो क्वालिटी प्रोटीन मेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें खासकर जो हमारी सामान्य मक्का होती है, इसमें जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिससे कि इसकी प्रोटीन की गुणवत्ता कम होती है। हम लोगों ने जो मॉलिक्यूलर मार्कर स्टेट सिलेक्शन के द्वारा इसके ट्रिप्टोफैन की और लाइसिन की मात्रा बढ़ा करके दुगनी कर दी, तो जिससे कि इसका जो पोषण मान है वो दूध के लगभग 90% के बराबर हो गया। तो जो कुपोषण वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए मक्का आहार के रूप में बहुत अच्छे से प्रयोग की जा सकती है। 9 जैव प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं और जारी की जा चुकी है। शीतकालीन गेहूं जो मैदानी क्षेत्र है वहां नहीं उगाया जा सकता, वो पहाड़ों में बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि हमें चाहिए, जैसे सूखा सहन करने की क्षमता है, दानों की संख्या उसमें ज्यादा है, कल्लों की संख्या ज्यादा है। तो इन गुणों को हम लोगों ने जो वसंतकालीन गेहूं है उसके अंदर में लेकर के आए हैं। जो रतवा रोग आने लगा था, उसमें हमने मॉलिक्यूलर मार्कर सिलेक्शन के द्वारा 2 नए जीन YR10 जो पीली रतवा रोग के लिए प्रतिरोधी है और LR24 जो भूरा रतवा के लिए है, इन दोनों को हम लोगों ने इन प्रजातियों में डाल करके इनको रोगरोधी बनाया। ये अभी अखिल भारतीय परीक्षणों में ये प्रजातियां चल रही हैं। साथ ही एक जो VL 892 प्रजाति है, इसमें 2 नए VL 66 और VL 67 ये 2 नए पीला रतवा रोग के जीन इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के सहयोग से ये कार्य हुआ। सोयाबीन के अंदर में बहुत सारी प्रजातियां निकाली गई हैं। उसमें यहाँ पे जो भट्ट होता है काले रंग के
दाने वाला, वो भी इसमें है। और इसमें हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जो इसकी एक जंगली प्रजाति है ग्लाइसिन सोजा जिसको बॉटनिकली कहते हैं। बहुत अच्छे गुण उसके अंदर में है, जैसे कि प्रति पौधे में फलियों की संख्या ज्यादा होना, और बिहार हेयरी कैटरपिलर जो कीट है उसके लिए रोग रोधी होना, और इसके सीड की लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा है। तो इन गुणों को हमारी उगाई जाने वाली सोयाबीन है जिसको ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं उसमें ट्रांसफर करने का प्रयास किया है। संस्थान ने लहसुन में नई टेक्नोलॉजी निकाली है जिसको बुलबिल से हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बुलबिल जो होता है एक उसका मॉडिफाइड बर्ड है, ये केवल लॉन्ग डे जो गार्लिक है वो पहाड़ों में ही वो होता है। तो उससे ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित की है जिससे किसान को लगभग 3.5 लाख की बचत हो रही है। इसी तरह से जो श्री अन्न की अगर बात करें तो श्री अन्न में जो हमारा उत्तर भारतीय क्षेत्र है इसमें हमारा संस्थान एक अग्रणी संस्थान है, और यहाँ से मडवा की करीब 17 प्रजातियां अभी तक विकसित हो चुकी हैं, और 7 प्रजातियां आपकी मादिरा की, और एमरंथी की 3 प्रजातियां, भट्ट की 3, गहत की 5 प्रजातियां ये विकसित की जा चुकी हैं। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि हमने मडवे के दाने का कलर चेंज कर दिया है और एक सफेद रंग की प्रजाति बनाई है जिसका नाम VL 382 है। तो ये मुख्य जो हमारे फसल सुधार विभाग की उपलब्धियां रही हैं इस बीच में। आपके संस्थान का एक अन्य विभाग है फसल उत्पादन विभाग, इसमें किस प्रकार का कार्य किया जाता है? फसल उत्पादन विभाग फिर से नाम इसका इंगित कर रहा है, फसल का उत्पादन करने के लिए जो भी तकनीकियां विकसित करनी होती हैं वो इस विभाग के द्वारा की जाती हैं। इसमें अगर मुख्य बात करें हम, हमारा एक जिसको लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, करीब 53 साल से ये चल रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने में ये आई है, अगर हम केवल रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं या केवल गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो दोनों में उत्पादकता है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। जहां पे हमने इन दोनों का इंटीग्रेटेड प्रयोग किया है, जहां और रासायनिक खाद और गोबर की खाद को मिला करके प्रयोग किया है, वहां हमने ये देखा है कि न केवल उसकी उत्पादकता मेंटेन रही है बल्कि वो बढ़ी भी है। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को आया। इसके साथ ही इसमें जो अनाज है उसकी क्वालिटी और उसका न्यूट्रिशन वो भी बढ़ रहा है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और जो उसके जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं जैसे पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ये उसमें बढ़ रही हैं। साथ ही इसका मृदा पे भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और जो सॉइल एंजाइम की एक्टिविटी और जो माइक्रोबियल बायोमास जो है वो भी इसमें बढ़ा है, और जिसने की जो नेटिव हमारा न्यूट्रिएंट रहते हैं सॉइल में उनके सॉल्युबिलिटी और उनको पौधे को उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने करीब जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है करीब 1600 के आसपास हम लोगों ने जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो कलेक्ट किए हैं अलग अलग जगह से। हम लोगों ने उसका स्टडी किया, उसको एनालाइज किया। उसमें से कुछ जीवाणु और खासकर एक जीवाणु सुडोमोनास स्पीसीज का है NARS9, ये हमने देखा कि जो मशरूम का उत्पादन है उसके पिनहेड बनते हैं मशरूम के, उसके समय को कम कर दे रहा है, और दूसरा उसकी उत्पादन में करीब 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर रहा है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ये मिला है। साथ ही सुडोमोनास का जो NARS9 है ये मडवा की भी जो उत्पादकता है उसमें 10 से 15% की वृद्धि कर रहा है, और गेहूं में एक दूसरा जो सूक्ष्म जीव है PPERS23 ये भी करीब 15% के आसपास उसमें वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा जो जितनी भी प्रजातियां हम विकसित करते हैं उनकी उत्पादन तकनीकी इस विभाग के द्वारा विकसित की जाती है। कितना उसमें खाद डालना है, कितना पानी डालना है, कब बुआई करना है, उसमें कितना समय में क्या क्या ऑपरेशन किए जाने हैं, निराई गुड़ाई कब की जानी है, ये सब ये निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस विभाग का रहा है छोटे कृषि यंत्र हैं उनके विकास में। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे छोटी छोटी जोत होती हैं, इनमें बड़े कृषि यंत्रों के द्वारा जो यंत्रीकरण संभव नहीं हो पाता है। हमने बहुत सारे जो छोटे छोटे यंत्र हैं जो यहाँ के लिए बड़े मुफीद होते हैं वो हमने विकसित किए हैं। इसमें जो हमारा एक प्राइम प्रोडक्ट है जिसको VL मिलेट थ्रेशर कम पर्लर कहते हैं, ये बनाया तो गया था पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में काफी पॉपुलर रहा है। सबसे खास बात हमारे यंत्रों में ये है कि ये जो घरेलू बिजली है उसमें चल जाते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनीज को हमने कॉमर्शलाइज किया हुआ है और 1000 के करीब इसके जो यूनिट्स हैं वो अभी तक बिक चुकी हैं। इसके अलावा जब हम मक्का के हाइब्रिड को लेकर के जौनसार भावर वाले एरिया में गए, वहां जब उसकी उत्पादकता करीब 1.5 गुना बढ़ गई तो उन लोगों ने एक डिमांड किया हमें एक इसकी दाना निकालने की मशीन चाहिए, मेज शेलर जिसको बोलते
बोलते हैं, उनकी खास रिक्वायरमेंट ये थी कि जो गुल्ली होती है वो ना टूटे। तो उसमें संस्थान ने एक VL मेश शेलर डेवलप किया है, जो कि न केवल उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बल्कि उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में भी काफी पॉपुलर हो गया और ये भी प्राइवेट कंपनी के साथ में कॉमर्शलाइज किया हुआ है। जो इसमें लेटेस्ट हमारा है VL बकवीट डिहलर, बकवीट कुट्टू कहते हैं जिसको, इसका छिलका निकालना काफी मुश्किल काम होता है, तो ये हम लोगों ने विकसित किया है। इसके साथ ही जो धान का दाना निकालने की मशीन VL पैडी थ्रेशर जो कि पेडल ऑपरेटेड है, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ है। तो इस तरह के लघु कृषि यंत्र जो यहाँ के छोटे छोटे जो खेती बाड़ी में यूज होते हैं, ये सब कृषि यंत्र भी जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ में कॉमर्शलाइज किए गए हैं। और अब आइए उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। होमी नौशेरवानजी सेठना भारत के परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। सन 1974 में भारत द्वारा पोखरण में प्रथम परमाणु विस्फोट के समय वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। इस माह नोबेल पुरस्कार विजेता आणविक जीव विज्ञानी डेविड बाल्टीमोर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर बाल्टीमोर केवल 37 वर्ष के थे जब उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार जीता था। उनकी खोज से रेट्रोवायरस और HIV सहित ऐसे विषाणुओं की समझ विकसित हुई। इस माह हम रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी और स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक क्षमता निर्माण के अग्रदूत गोविंद स्वरूप को याद करते हैं। विश्व हरित क्रांति का जनक कहे जाने वाले अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को विश्व को भूखमरी से निपटने में उनके योगदान के लिए 1970 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा विकसित गेहूं की किस्मों ने अनेक देशों को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। नोबेल पुरस्कार के 100 से भी अधिक साल के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब एक व्यक्ति को मरने के बाद पुरस्कार मिला है। यह सम्मान 2011 के चिकित्सा क्षेत्र के पुरस्कार के लिए रॉल्फ स्टीनमैन को हासिल है। उन्हें यह पुरस्कार मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर उनके कार्य के लिए 2 और वैज्ञानिकों ब्रूस ए ब्योल्टर, जूल्स ए हॉफमैन के साथ प्रदान किया गया था। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान गहरे महासागर मिशन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज करना, उसमें छिपे संसाधनों को तलाशना, जैव विविधता की पहचान करते हुए नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसका एक महत्वपूर्ण घटक भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 का विकास है, जो 2027 तक 3 मनुष्यों को समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक ले जा सकेगी। हाल ही में भारतीय जल यात्रियों द्वारा अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सफलता मिली है। इस अभियान के बारे में विस्तार से बता रहे हैं राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व निदेशक और भारतीय डीप ओशन मिशन के निदेशक डॉक्टर MV रमण मूर्ति। डीप ओशन मिशन का मेन ऑब्जेक्ट है समुद्र का अंदर कितना मिनरल्स है, बायोडाइवर्सिटी है और कुछ क्लाइमेट का बारे में जानकारी के लिए रिसर्च करना चाहता है। इसके लिए बजट एलोकेट किया 4000 करोड़। डीप ओशन मिशन में 6 वर्टिकल्स था। पहला वर्टिकल है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। इसमें 2 काम रिसर्च में कर रहा है। एक तो है ह्यूमन सबमर्सिबल को 3 आदमी को 6000 मीटर तक लेके जाने का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी इसका डिजाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ने में 500 मीटर में शाला वाटर ट्रायल बनेगा 2026 में। इसके बाद 2027 में 6000 मीटर तक जाएगा इंडियन ओशन में। दूसरा काम है डेवलपमेंट ऑफ डीप सी माइनिंग मिशन। इसके लिए हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन में पॉलीमेटालिक नोड्स करके एक क्रिटिकल मिनरल मिलता है, को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे ऊपर लाके सेपरेट करके हमारा कंट्री के यूजफुल कैसे लेके जाना है के सेकंड ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज। आप सब लोग का मालूम है अभी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत हो रहा है, कोस्टल एरिया से इरोजन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रहा है और हमारा फिश प्रोडक्शन भी थोड़ा चेंज होने वाला है। इसके लिए ये दूसरा वर्टिकल में सेकंड वर्टिकल में पूरा रिसर्च बना के ऑब्जर्वेशन करके हमारा साइक्लोन का क्या आगे वाला साइक्लोन है कैसे प्रिपेयर करना है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होके सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया तो कैसे प्रोटेक्ट करना है। और तीसरा है समुद्र का अंदर वेव्स बीच में जाने के टाइम हमारा वेव का पावर भी इंक्रीज हो रहा है। ये सब जानकारी के लिए दूसरा वर्टिकल बनाया। अभी हम लोग आधा से एक वल्नरेबिलिटी मैप करके ऐसा वाला एक्सट्रीम इवेंट्स आएगा तो हम लोग इससे कैसे बचा सकते। तीसरा वर्टिकल है इन्वेंटराइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए हम डीप ओशन अंदर सर्वे करके उसका इकोसिस्टम कितना है, कैसे है, वो क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे यूज कर
कर रहा था। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो बायोडाइवर्सिटी ऊपर लेके हम लोग बनाता है मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हमारा डे टू डे यूज के लिए फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल और एंटी कैंसर ड्रग इसके लिए यूज कर रहे थे। इसके साथ बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्साइज के साथ काम कर रहा था। फोर्थ वर्टिकल है डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन। इसमें हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन में हाइड्रोजन सल्फाइड मेटालिक वेंट्स है, उसमें हम लोग सर्वे करके 2 एक्टिव वेंट्स एंड 2 इनएक्टिव वेंट्स मैप कर चुका है। आगे बढ़ने में हम लोग उधर का सैंपल लेके उसके कितना मेटल है उसका अंदर वो हमारा बढ़ाई के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। 5 वर्टिकल है हमारा ओशन एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन। हम लोग सब लोग को बताया कोस्टल एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता था, इसके लिए डिसैलिनेशन कैसे करना है, क्या टेक्नोलॉजी बनाना है। दूसरा वाला है ओशन एनर्जी, हम लोग बना रहा था विंड, सोलर और ओशन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब चीज इसके अंदर करके पायलट प्रोजेक्ट निकाला है। 6 वर्टिकल है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड मैरीन बायोलॉजी स्टेशन। इसके अंदर हमारा जितना रिसर्च विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये सब लोग मिला के एक एडवांस स्टेशन बनाएगा। उसमें रिसर्चर एक ही जगह करके पोस्ट स्टूडेंट बायोलॉजी में आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए हमारा साथ मिनिस्ट्री का 5 इंस्टीट्यूट काम कर रहा था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था। वो वर्टिकल 1, वर्टिकल 3, वर्टिकल 5 एंड वर्टिकल 6 का साथ NIOT काम कर रहा था। ओशन क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज में इनक्वाइस वो हैदराबाद था, उन्होंने बना रहा था। वर्टिकल 4 में नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च गोवा का इंस्टीट्यूट है, लोग सर्वे करके बना रहा था। और 2 इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी कोचिन में है। ये इंस्टीट्यूट इतना बायोडाइवर्सिटी, समुद्र के अंदर कितना बायोडाइवर्सिटी है वो जानकारी के लिए वो इंस्टीट्यूट करेगा। लास्ट इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। कोस्टल एरिया में कितना प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन कैसे करना है, स्टेट को कैसे सपोर्ट करना है, ये सब चीज डीप ओशन मिशन का अंडर काम कर रहा था। बढ़ते कचरे के निपटान के लिए वैज्ञानिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बायोमास विघटन कर एथेनॉल उत्पादन पर अहम शोध कार्य हो रहा है। इस शोध से संबंधित कवक के पृथकों की पहचान और महत्व पर अधिक जानकारी दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ICGEB नई दिल्ली में सूक्ष्म जीव अभियांत्रिकी के समूह प्रमुख डॉक्टर सैयद शम्स यजदानी। अभी जो इथेनॉल के ब्लेंडिंग का मैंडेट चल रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बाहर से जो है फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि कभी कभी परेशानियां भी हो जाती है। एक कंट्री से करते हैं, दूसरे को परेशानी होती है। अभी जो थोड़ा बहुत हम ब्लेंड कर पा रहे हैं 10% 15% बायोफ्यूल, वो हमारा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहलाता है, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग जो शुगर है, जैसे मोलासिस से हुआ या ग्रेन शुगर से हुआ, उसको हम फर्मेंट करते हैं इथेनॉल से और वो ब्लेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें सारे फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना है तो हमें कुछ और ड्रास्टिक मेजर लेने की जरूरत पड़ेगी। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, रेसिड्यूज हैं, इंडिया बहुत प्रोड्यूस करता है। इतना प्रोड्यूस करता है कि हम उसको जलाने लगते हैं फील्ड में, है ना। अब जैसे कि करीब 500 मिलियन टन जो है एनुअली, 600 मिलियन टन एनुअली एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है ना, रेसिड्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें 300-400 जला दिए जाते हैं, वेस्ट हो जाता है, और वो एक पोल्यूशन का कारण भी बन जाता है। जो हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो ये है कि क्या हम उसमें से फ्यूल बना सकते हैं। तो हमने ये देखा कि उसमें जो है वो भी शुगर होता है, जिसको सेलुलोज और हेमी सेलुलोज कहते हैं। वो जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, जो पराली, जो कॉलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं आम भाषा में, उसको हाइड्रोलाइज करना, उसमें से ग्लूकोज निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसको प्लांट में वो दिया गया है कि वो अपने टफ इन्वायरमेंट में खड़े हो, स्टैंड हो। उसको स्ट्रक्चरल पॉलीमर कहते हैं, है ना, क्योंकि प्लांट तो भाग नहीं सकता है, उसको ठंडा गर्मी सब में जो है बाहर ही खड़े रहना है। तो नेचर ने उसको दिया कि भाई एक ऐसा चीज जो जल्दी से जो है उसको डिग्रेड ना कर पाए कोई दूसरे माइक्रो, लेकिन है वो पॉलीमर शुगर का ही। तो अगर हम उसको कोई ऐसा इजाद करते हैं, हमारा इन्वेंशन ऐसा होता है कि हम उसको ऐसे ग्लूकोज निकाल पाए, तो ये बहुत बड़ा हमारे पास फीड स्टॉक तैयार हो जाएगा, जिससे हम इथेनॉल बना सकते हैं कि अभी कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान में अपने बहुत बायोडाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग तरह के, जिसको आप कीटाणु कह लीजिए, फंगस, बैक्टीरिया, वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। तो हमने देखा कि क्या इसको एक वर्ड होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग का। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बायो फाउंड्री भी फैसिलिटी दिया हुआ है ICGB में, जिससे आप रोबोटिक के हेल्प से बहुत जल्दी हाई थ्रूपुट वे में स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप। तो क्या इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा एंजाइम बनाए, वो एंजाइम जिसको हम सेलुलेज, हेमी सेलुलेज
कहते हैं, जो कि वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में और दूसरे जिसको हम फर्मेंट कर पाए इथेनॉल में। हमने उसको स्क्रीन किया और उसमें से देखा कि बेस्ट फंगस कौन सा है। फिर हमने कहा कि हमें इसको और अच्छा बनाना है फंगस को, तो हमने फिर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग किया। उसमें जो है देखा कि कौन सा वाला है जो कि एंजाइम के प्रोडक्शन को रोकता है, उसको हमने हटाने की कोशिश की, वो वाला जो कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट कह लीजिए, और जिससे एंजाइम और ज्यादा बढ़े वो जीन हमने उसमें डालने की कोशिश की। तो ऐसे कर करके हमने एक तैयार किया जेनेटिकली इंजीनियर्ड फंगस को, जो कि एंजाइम की क्वांटिटी भी अच्छा देता है और क्वालिटी भी अच्छा देता है, और ये जो बायोमास है उसको हाइड्रोलाइज करके शुगर बना देता है। इसको हमने पेटेंट भी किया, इसमें यूएस पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। हमने इसको स्केल अप करके भी दिखाया कि ये जो है हम 15,000 लीटर तक हमने स्केल अप किया, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रही। इससे एंजाइम का कॉस्ट भी काफी कम हो गया है। उससे हमें उम्मीद है कि जो इथेनॉल बनेगा उसका भी कॉस्ट काफी कॉम्पिटिटिव रहेगा। अभी रिसेंटली हमें गवर्नमेंट ने फंड किया है कि आप इतना बनाइए कि आप कमर्शियल प्लांट को दे पाए। अब आप देखिए कि कमर्शियल प्लांट के रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे जो 2G इथेनॉल के कमर्शियल प्लांट है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इसको। प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल योजना है कि हम 12 कमर्शियल प्लांट बनाएं प्रधानमंत्री योजना के थ्रू, जो कि ये एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज को इथेनॉल में कन्वर्ट करें। तो एक एक प्लांट को साल में करीब 10,000 टन एंजाइम चाहिए, और जो कि 500 करोड़ का होगा। और अभी फिलहाल हमारे यहाँ भारत में कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि इतने स्केल पे एंजाइम प्रोड्यूस कर पाए। हमें गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रूव किया है कि आप इसको स्केल अप कीजिए, आप इंडिजिनस एंजाइम बनाइए, ताकि हमें एंजाइम बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो ये हम अलग अलग इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं कैसे हम उतनी बड़ी फैसिलिटी बना पाए ताकि हम एंजाइम भी भारत का ही रहे, और उसको जो है वो कन्वर्ट कर जाए पराली को शुगर में, जो कि फर्मेंट हो जाए इथेनॉल में। अभी 2 इंडस्ट्री है जिससे हमारी बात चल रही है, एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी है और एक IOCL पानीपत रिफाइनरी। इन दोनों में 2G इथेनॉल के कमर्शियल प्लांट बन रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे हमारे एंजाइम्स यहाँ तक पहुँचे। और अब कुछ विज्ञान जगत की बातें। टाइप 1 मधुमेह के लिए एक नई चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि प्रयोगशाला में विकसित अग्नाशयी कोशिकाओं के केवल एक ही इंजेक्शन से रोगियों के शरीर में आवश्यक इंसुलिन का निर्माण हो गया। उपचार के 1 साल बाद 12 में से 10 प्रतिभागियों को अब पूरक इंसुलिन की आवश्यकता नहीं रही। ये शोध आने वाले समय में इंसुलिन इंजेक्शन पर निर्भरता को कम करने में अहम होगा। स्तन कैंसर कोशिकाओं के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान IASST और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ऑर्गेनोसेलेनियम कंपाउंड 4-नाइट्रो प्रतिस्थापित बेंजाइलिक डाइसेलेनाइड 7 को सफलतापूर्वक डिजाइन और संश्लेषित किया है। नवनिर्मित नाइट्रो प्रतिस्थापित ऑर्गेनोसेलेनियम यौगिक विभिन्न सिग्नलिंग मार्गों को ठीक करके ट्रिपल नेगेटिव स्तन कैंसर कोशिकाओं के प्रभाव को कम कर सकता है। नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS के बेंगलुरु स्थित अनुसंधानकर्ताओं ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र CENSE के सहयोग से एक नई बैटरी तकनीक विकसित की है। ये आमतौर पर फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों और पहनने योग्य उपकरणों में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के विकल्प के रूप में काम कर सकती है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से लखनऊ में 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 2015 में शुरू किया गया स्टार्टअप इंडिया पूरे देश में छा गया है। भारत में लगभग 50% स्टार्टअप अब Tier 2 और Tier 3 शहरों से आते हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो मस्तिष्क विकारों के उपचार में बदलाव ला सकती है। इस नई खोज से पता चला है कि ग्रेफिटिक कार्बन नाइट्रोजन GC3N4 नामक एक विशेष नैनो सामग्री बिना इलेक्ट्रोड, लेजर या चुंबक की आवश्यकता के मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकती है। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पत्तियों के अतीत में छिपा अंटार्कटिका और भारतीय मानसून के संबंधों का पता लगाया। इस अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 3 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले अंटार्कटिका में विशाल बर्फ की चादरों के निर्माण ने वैश्विक पवन और वर्षा क्षेत्रों में बदलाव किए, जिससे आज भारत को पोषण देने वाली मानसूनी
मानसूनी वर्षा का आधार तैयार हुआ। MACS आघारकर अनुसंधान संस्थान ARI पुणे के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में एकत्रित मिट्टी के नमूनों से काले एस्परगिलस कवक की 2 बिल्कुल नई प्रजातियों एस्परगिलस ढाके फाल्करी और एस्परगिलस पेट्रिसिया विल्टशायरी की पहचान की है। ये खोज पश्चिमी घाट की छिपी जैव विविधता को उजागर करती है, जो पहले से ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक हॉटस्पॉट्स में से एक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज के आवंटित 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड यानी PMS की खोज के लिए भारत को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ भारत PMS अन्वेषण के लिए ISA के साथ 2 अनुबंध करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो गहरे समुद्र के संसाधन अन्वेषण में अपनी अग्रणी भूमिका और हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति की पुष्टि करता है। पूरे विश्व में आयुर्वेद को लेकर जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद के महत्व और प्रसार का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। लगभग 150 देश आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR एम्स विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ साथ विभिन्न रोगों के निदान में आयुर्वेद पर शोध कार्य को बढ़ावा दे रहा है। आयुर्वेद दिवस उद्देश्य, महत्व और आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति पर अधिक जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य। 23 सितंबर है जो आयुर्वेद दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। इसके पीछे 2 कारण है। पहले कारण जो आप वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा और एक राजनीतिक और पालनिक कारण बताऊंगा। तो वैज्ञानिक कारण ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी घूमते हैं तो पृथ्वी का एक परिस्थिति ऐसा पोजीशन रहता है कि जब दिन और रात सेम हो जाता है। ये साल में 2 बार होता है, एक मार्च की 21 तारीख को, सितंबर 23 तारीख को, जो कि स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन का शुरू होता है। इसी हिसाब से ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि शरीर में और प्रकृति के साथ समानता लाना, इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर 23 को निर्धारित किया गया है। दूसरी कारण है जो राजनीतिक कारण है, जो पालनिक कारण है, ये है कि जब हम आयुर्वेद डे 2016 से शुरू हुआ, जब हम धन्वंतरी के जन्मदिन धन्वंतरस के दिन बना रहे थे, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कभी वो सितंबर में आता था, कभी वो अक्टूबर में आता था। तो आयुर्वेद जब वैश्विक स्थिति पे ले रहा है और विश्व में 150 से ज्यादा देश आयुर्वेद डे बना रहे हैं, तो हर साल जब डेट चेंज हो जाता था तो दूसरे लोगों का याद रखने में तकलीफ रहता था, क्योंकि हिंदू लोग होते हुए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से धनतेरस को हम जानते हैं, लेकिन विश्व भर लोग नहीं जानते। तो विश्व में वैश्विक जो कैलेंडर है उसको फिक्स करने के लिए, उनसे पर्पस के लिए, और आयुर्वेद को जैसे योग दिवस जब से बनाने गया तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये कंसेप्ट शुरू हुआ तो योग का कितना विश्व भर में प्रचार हो गया। तो आयुर्वेद का भी 2016 से बना रहे हैं और इसमें 10वां आयुर्वेद डे हम बना रहे हैं। तो एक निर्धारित दिन रखने से ये पालन में के लिए शुभ रहेगा और इसी पर्पस के लिए सितंबर 23 को चुना गया है। इस बार का जो आयुर्वेद दिवस सितंबर 23 का समानता का दिन है, इसका हर साल में एक आयुर्वेद डे का थीम रखा जाता है। इस बार भी एक थीम रखा गया है, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानेट। उसको जो हम हिंदी में कहेंगे तो जन जन के लिए आयुर्वेद और धरती के लिए आयुर्वेद। सो ये आयुर्वेद का जो मुख्य प्रिंसिपल है, एक तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, दूसरा है कि आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मैं एक मनुष्य विश्व को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो भी विश्व में है वो मेरे में है और मैं विश्व का एक पार्ट हूँ। तो इसको देते हुए, क्योंकि आयुर्वेद विश्वास करता है कि हर जीव, हर जंतु पंचमहाभूत से उत्पन्न है। मनुष्य का शरीर भी पंचमहाभूत से है, प्लांट का जो एक पौधा है उस भी पंचमहाभूत से है, एक जीव जानवर भी पंचमहाभूत से है, सब पंचमहाभूत से उत्पन्न है और पंचमहाभूत से ही लीन हो जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम प्रकृति और परिवेश का संतुलन नहीं रखेंगे तो हम ही अपना स्वास्थ्य अवस्था को सही नहीं रख पाएंगे। वो हमेशा आयुर्वेद देता है कि परिवेश को साथ ही तुलना करके अपना नियम सब कुछ बना रखा है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के अलावा अपने आसपास के जो वातावरण है उसका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और आजकल जबकि आधुनिक विज्ञान में प्रौद्योगिकी और तकनीकी उन्नति के साथ यह देखा गया है कि मनुष्य की सुविधाएं तो बढ़ रही है, लेकिन पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी पर्यावरणीय आपदाएं भी आती है और फिर उसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वास्थ्य पे
दुष्प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके लिए फिर आयुर्वेद ही कोई अच्छा रास्ता दिखा सकता है। और इस क्षेत्र में आपका जो अनुसंधान संस्थान है आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है। ये किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं आपके अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेद को लेकर के, खास करके बहुत सारी मानव के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए? ये भारत सरकार का एक केंद्रीय अनुसंधान परिषद होने के नाते हम अलग अलग एरिया में रिसर्च का काम करते हैं। जैसे हम लिटरेरी रिसर्च करते हैं कि हमारा जो धरोहर है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुराना नॉलेज है, उसको कैसे उद्धार किया जाए। हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेरिटेज है हैदराबाद में, वो काम करता है। दूसरा, हम ड्रग रिसर्च पे काम करते हैं। जो भी औषधि द्रव्य हम बनाते हैं उसका मानक निर्धारण करना, उसका क्वालिटी को इंश्योर करना और अभी का जो देश के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंशन करते हुए उसको हम काम करवाते हैं। तीसरी बात यह आता है कि आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के हिसाब से करते हैं। तो देश की प्रकृति परीक्षण, ये तो क्या ऐप है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि आपके देश के हमने पूरे भारतवर्ष के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रकृति परीक्षण किया था। तो ऐसे मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, मैं कौन सी बीमारी की तरफ जा रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, इसको जानने के लिए CCRS का ये नया डेवलपमेंट ऐप है, जिसके हम खुद ही परीक्षण कर पाएंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो प्रश्नावली से आप भरते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य है और अस्वस्थ की तरफ जा रहे हैं कि स्वस्थ कंडीशन में है। तो अस्वस्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट लेना है। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है और बहुत सारे जो एलोपैथी के क्षेत्र में दवाएं हैं, उसमें भी सरकार चाहती है कि उनका आयुर्वेद के साथ एक गठजोड़ बने और कुछ समस्याओं के, स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में वो दोनों साथ साथ अनुसंधान करें। तो ऐसा किस तरह के कुछ कार्य चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा अगर संभव हो तो बताइए। वर्तमान जो भारत सरकार का एक नया मुहिम उन्होंने चला है इसी बारे में कि इंटीग्रेटिव रिसर्च। भारत सरकार का जो मुख्य एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ICMR के साथ मिलके CCRS और भारत सरकार के जो आयुष मंत्रालय, जितने भी एम्स हैं, उनमें एक आयुष ICMR इंटीग्रेटिव रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया है, जहां हम जो बीमारी जो कि इंटीग्रेटिव अप्रोच से अच्छे से हम स्वस्थ सेवा दे सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस, गठिया की बीमारी है, डायबिटीज है, इस सब के लिए हम एम्स के साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। और मानसिक बीमारी के लिए जहां आयुर्वेद के उपचार से, आयुर्वेद के विधा से हम स्वस्थ हो सकते हैं, अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं जनमानस को, तो हम निम्हांस जो एक मानसिक विकृति के लिए सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतवर्ष के बेंगलुरु में है, उनके साथ मिलकर भी हम काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के साथ, MUHS के साथ, दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ हम मिलके भी काम कर रहे हैं कि डेंगू जैसा डिजीज कंडीशन के साथ हम बेलगावी में काम कर रहे हैं। एनीमिया के साथ मिलके एनीमिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम ICMR के साथ काम कर रहे हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। और अब हम बातें करेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर माह में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इंजीनियर्स दिवस। 15 सितंबर इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर पूरे देश ने भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके अग्रणी योगदानों ने भारत के आधुनिक इंजीनियरिंग की नींव रखी। आज भी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उनकी स्मृति में पूरा देश उनके जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाता है। 16 सितंबर को पूरे देश में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस 2025 का विषय विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक था, जो नीति निर्माण में सहायता करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रेरित करने के लिए वैज्ञानिक खोज की शक्ति पर ध्यान देता है। इसके साथ ही ये दर्शाता है कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित सामूहिक कार्रवाई हमारे ग्रह और उसके भविष्य की रक्षा कर सकती है। दक्षिण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित दक्षिण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर अधिक न्याय संगत समाजों के निर्माण हेतु वैश्विक दक्षिण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस न्यूनतम इन्वेजिव प्रक्रियाओं के माध्यम
से हृदय रोग के उपचार में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है और हृदय स्वास्थ्य में नवाचारों पर प्रकाश डालता है। विश्व समुद्री दिवस 25 सितंबर, हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर विषय के साथ इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस का आयोजन किया गया। ये दिवस जीवन, आजीविका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। लेकिन महासागर बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण और अति प्रयोग से लेकर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों तक इसकी रक्षा केवल प्रकृति को बचाने के बारे में नहीं है, ये एक वैश्विक जिम्मेदारी है जो मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर। वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करना संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निरस्त्रीकरण प्राथमिकता है। भारत सदैव से विश्व शांति का पक्षधर रहा है। एनडीएमए ने मनाया स्थापना दिवस 26 सितंबर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने विज्ञान भवन में अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रौद्योगिकी, एक सुरक्षित राष्ट्र के लिए था। कार्यक्रम के दौरान दिशा निर्देश, मानक संचालन प्रक्रियाएं, एसओपी और आपदा प्रबंधन पर पुस्तिकाएं आदि का विमोचन किया गया। एक फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें एनडीएमए की महत्वपूर्ण उपलब्धियों, पहलों और सफलता को दर्शाया गया था। CSIR का 84वां स्थापना दिवस 26 सितंबर। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने इस माह में 84वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पूरे देश में फैली CSIR की विभिन्न प्रयोगशालाओं में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। विश्व नदी दिवस सितंबर के चौथे रविवार को मनाए जाने वाले विश्व नदी दिवस का विषय हमारी नदियां हमारा भविष्य है। ये विषय नदियों और हमारे सामूहिक भविष्य के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर जोर देता है और पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण की रक्षा के लिए संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2025। इस वर्ष विश्व रेबीज दिवस के केंद्रीय विषय अभी कार्य करें आप, मैं, समुदाय के अंतर्गत आपसे, मुझसे और हमारे समुदायों से जिम्मेदारी लेने, मिलकर काम करने और वास्तविक बदलाव लाने का आह्वान किया गया है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2025। विश्व हृदय दिवस हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अहम दिन है। हृदय रोग और अपने हृदय की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 2025 विश्व हृदय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। विज्ञान, तकनीक और नवाचार जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयासरत है। हर पल विकसित और खुशहाल दुनिया की उम्मीद के साथ वैज्ञानिक नए नए अनुसंधान और शोध कार्य कर रहे हैं और हम आपको नई नई जानकारियों से परिचित कराते रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी खास प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए उत्साह और नए विचारों के साथ। और इसी के साथ अब आज का विज्ञान भारती का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आलेख डॉक्टर नवनीत कुमार गुप्ता, विज्ञान लेखक और विज्ञान फिल्म निर्माता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा और अब अपने दोस्त कमल किशोर और निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।